आप क्या कर रही हो? बेटा, कुछ दिनों बाद न्यू ईयर है, बस उसी की लिस्ट बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि इस बार घर में छोटी सी न्यू ईयर पार्टी रख लूँ। अमीर लोग छोटी छोटी चीजों को भी कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रानो, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यहाँ ये बोलने आई थी आपसे कि मेरा काम हो गया है। इतना बोलकर रानो चिड़िया घर चली जाती है और घर जाकर अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे घर आ जाते हैं और घर आते ही रानो से कहते हैं, माँ, दादी, आपको पता है हमारे स्कूल में इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसलिए टीचर ने 100 रुपए मांगे हैं। सभी बच्चे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 100 रुपए जमा करा रहे हैं। हमें भी करना है ताकि हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। अरे बेटा, क्या करोगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? हर बार की तरह छुट्टी कर लेना इस बार भी। पता है ना पैसे की कितनी तंगी है। दादी, हम लोग कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते, पर इस बार हमें अपने स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। हमें नहीं करनी छुट्टी। बेटा, दादी से ऐसे बात नहीं करते। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस बार तुम दोनों को न्यू ईयर के लिए पैसे दे सकूं। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और रात को जब टोनू चिड़ा घर आता है तो बच्चे अपने पिता से न्यू ईयर पार्टी की जिद करते हैं। पापा, पापा, हमारे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें स्कूल में 100 रुपए जमा करने हैं और नए कपड़े भी चाहिए। दिला दो ना, पर दादी मना कर रही है। बेटा, क्या करोगे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? सही कह रही थी तुम्हारी दादी, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं घर में ही कुछ अच्छा ला दूंगा। आप हर साल ऐसा ही बोलते हो, पर कभी कुछ नहीं दिलाते और ना ही घर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो। सही कहती है दादी, न्यू ईयर अमीर और गरीब के लिए एक समान नहीं होते। हम गरीब कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते। दोनों बच्चे नाराज होकर सो जाते हैं और अपने बच्चों को उदास देखकर रानो को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन वो सेठानी के घर जाती है, जहाँ वे काम खत्म करके शाम को डरती हुई सेठानी के पास जाती है। वो, मैडम, बहुत जल्द न्यू ईयर आ रहा है। अगर आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देती तो इस साल हम गरीब भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते। क्या एडवांस चाहिए? काम तो सही से करती नहीं हो और सैलरी टाइम टू टाइम चाहिए और इस बार एडवांस भी चाहिए। कुछ एडवांस नहीं मिलेगा। 1 तारीख को तुम्हारी सैलरी आती है, उस दिन आकर अपनी सैलरी पूरी ले जाना। गौरी कवि की बातें सुनकर रानो बहुत दुखी होती है, अपने घर आ जाती है, जहाँ एक बार फिर बच्चे न्यू ईयर के लिए जिद करने लगते हैं। माँ, हम कभी भी कुछ नहीं मांगते और ना ही कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हर साल न्यू ईयर वाले दिन हम घर पर ही रहते हैं, पर इस बार हमारा बहुत मन है। 100 रुपए की ही तो बात है। आप हमें नए कपड़े मत दिलवाना, पर 100 रुपए दे दो ताकि हम स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे एडवांस पैसे नहीं मिले। मालकिन ने मना कर दिया है और तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा की सैलरी अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी, जो कि खत्म हो चुकी है। माँ, आप एक बार कल फिर से पैसे मांग कर देखना, क्या पता इस बार मालकिन दे दे। एक बार फिर कुक्कू और गुड़िया अपनी माँ को मनाते हैं और अगले दिन रानो फिर से एडवांस पैसे मांगने के लिए अपनी मालकिन के पास जाती है, जहाँ वह देखती है कि गौरी एक कॉल पर बात कर रही है। हा। अरे यार, तुम तो जानती हो ना मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए इस बार न्यू ईयर की पार्टी मैंने अपने घर पर ही रखी है, तो तुम सबको आना होगा। 31 तारीख की रात को मैंने सारी तैयारी कर ली है,
बहुत ही शानदार पार्टी होगी इस बार की। मालकिन के पास पैसों की कमी नहीं है, वो आलीशान पार्टी कर रही है, पर फिर भी मुझे एडवांस नहीं दे रही। मुझे तो अब डर लग रहा है, अगर फिर से मांगा तो मालकिन कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। रानो ये सोचकर कि मालकिन उसे नौकरी से ना निकाल दे, वो दोबारा अपनी मालकिन से पैसे की बात नहीं करती और चुपचाप काम खत्म करके घर आती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और संडे वाले दिन गुड़िया अपनी माँ के साथ सेठानी के घर आती है और घर के कामों में अपनी माँ की मदद करवाती है। माँ देखो, आज मालकिन का मूड अच्छा लग रहा है, आप उनसे एडवांस पैसे मांग कर देखो ना, क्या पता वो इस बार आपको पैसे दे दे। क्या क्या बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? तुम्हें भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है? ये न्यू ईयर पार्टी गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए होती है, जिसे तुम कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी। देखना इस न्यू ईयर पर हम कैसे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और खबरदार, मेरी माँ से एडवांस पैसे मांगने की बात की अगर तुमने, तो मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि वो तुम्हारी माँ को नौकरी से निकाल दे। इतना बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू की ये बात सुनकर अब गुड़िया भी डर जाती है और न्यू ईयर पार्टी की जिद करना छोड़ देती है और समय यूं ही गुजरता है। देखते ही देखते 30 तारीख आ जाती है, पर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे जमा न करने की वजह से गुड़िया और कुक्कू स्कूल नहीं जाते। अरे बच्चों, आज तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? हमें नहीं जाना स्कूल, हमने स्कूल में न्यू ईयर के लिए पैसे जमा नहीं करवाए और कल स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए हमें नहीं जाना 2 दिन स्कूल। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पैसे ना मिलने की वजह से दोनों बच्चे बहुत उदास होते हैं और गुड़िया आज फिर अपनी माँ के साथ मालकिन के घर जाती है, जहाँ रानू देखती है कि आज कालू मालिक भी घर पर बैठे हैं और न्यू ईयर की तैयारी में लगे हैं। और रानो अपनी बेटी की चेहरे की उदासी देखकर एक बार फिर डरते हुए रानो अपने मालिक से एडवांस पैसे की बात करती है। मालिक, माफ करना, आपके काम के बीच में मैं दखल दे रही हूँ, पर 2 दिन बाद नया साल आ रहा है, मुझे कुछ एडवांस चाहिए था ताकि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ला सकूं और मेरे बच्चे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। तो फिर एडवांस पैसे का गाना गाने लगी। मैंने बोला था ना तुम्हें कि तुम्हें कोई एडवांस नहीं मिलेगा। अरे गौरी जी, इतना भड़क क्यों रही हो? गरीब हो या अमीर, त्योहार तो सबके लिए एक समान होता है ना। दे दो उसे एडवांस। और वैसे भी वो अपनी सैलरी के ही थोड़े से पैसे तुमसे एडवांस ले रही है, कोई उधार थोड़ी ना ले रही है। कालू कौवे के कहने पर गौरी मुंह बनाकर कमरे से अपना पर्स लाती है और जब वो पर्स में से पैसे निकालने के लिए पर्स खोलती है तो देखती है कि उसके पर्स से पैसे गायब हैं। पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो पर्स में ही पैसे रखे थे। सच सच बताना, तुम माँ बेटी ने मेरे पर्स में से पैसे चोरी करे हैं ना, क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस पैसे नहीं दिए थे। नहीं मालकिन, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये चोरी नहीं करी। वो जग्गू खुद को बहुत ज्यादा समझता है ना, अमीर है तो क्या हुआ, मेरी इंसल्ट थोड़ी ना कर सकता है। माँ के सामने तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर अभी जाकर उसे बताती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया जग्गू से लड़ने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि जग्गू अपनी माँ के पर्स से पैसे चोरी कर रहा है। इतने पैसे काफी रहेंगे मेरे महंगे खिलौने के लिए। माँ तो कभी महंगे खिलौने नहीं दिलाती और माँ की वजह से सभी दोस्तों मेरा मजाक बनाते हैं, पर इन पैसों से मैं अपनी पसंद का खिलौना ले लूँगा। नहीं आंटी, मेरी माँ ने कोई पैसे चोरी नहीं करे, ये सब कुछ आपके बेटे ने किया है।
अगर आपको यकीन नहीं है तो जब वो घर पर आए आप उसका बैग चेक कर लेना। अगर तुम सच कह रही हो तो आज जग्गू की खैर नहीं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। गौरी, आने दो उस नालायक को घर। सारा सच बताकर गुड़िया अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। अब जैसे ही जग्गू घर आता है, कालू उसका बैग चेक करता है और उसके बैग से कुछ पैसे और खिलौने निकलते हैं, जिसे देख कालू उसे एक थप्पड़ लगाता है। कहाँ से आए तुम्हारे पास ये पैसे और खिलौने? अब तुम चोरी करना सीख गए हो। और गौरी, तुमने उस गरीब परिवार के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हम आज ही कुछ गिफ्ट और कपड़े लेकर उनके घर जाएंगे और उन्हें न्यू ईयर के लिए इनवाइट करेंगे। कालू की बात सुनकर और जग्गू बेटी की इस बुरी हरकत से गौरी कवि को भी समझ आ जाता है कि अमीर और गरीब का न्यू ईयर एक समान नहीं होता। और गौरी अपने पति के साथ रानू चिड़िया के परिवार के लिए कपड़े और गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाती है। मुझे माफ करना रानो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, पर हम ये कुछ तोहफे और कपड़े आपके लिए लेकर आए हैं। कल हमने हमारे घर में छोटी सी न्यू ईयर की पार्टी रखी है और हम चाहते हैं कि आप ये कपड़े पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ आएं। अगर आप हमारी इस पार्टी में आएंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया है। रानू चिड़िया अपनी मालकिन को मना नहीं कर पाती और अगले दिन 31 तारीख की रात को अपने पूरे परिवार के साथ गौरी के घर जाती है और वही कपड़े पहनकर जो गौरी ने उन सब के लिए दिए थे, जहां सभी लोग मिलकर न्यू ईयर केक काटते हैं और अच्छा खाना खाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। कौन हो तुम दोनों? चोर चोर, पकड़ो इन चोरों को। तभी गौरी कवि की नजर रानू चिड़िया के घर में रखे हुए सोने के हार पर पड़ जाती है। चलो चलो, क्या सोच रही हो? चलो भागो यहाँ से। मुंह पर कपड़ा बांधे एक पक्षी तेजी से भागता हुआ गौरी कवि के घर में घुस जाता है। हाय राम, बचाओ मुझे। कौन हो तुम? चोर चोर, मैं बहुत जोर से मारती हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गौरी कवि चोर को मारने के लिए डंडा उठा लेती है और 2-4 डंडे भी जोर जोर से लगाती है। अब बस करो गौरी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पति कालू कौवा हूँ। कालू कौवा अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है। कालू जी आप, पर आपने ये मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? मुझे लगा कोई चोर चोरी करने आया है। गौरी, तुम कितना जोर से मारती हो, मार मार कर तुमने मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ तो मुझे क्या पता था, मुझे लगा कोई चालाक चोर चोरी करने आया है। वैसे कालू जी, इस बोरे में क्या लेकर आए हो आप? इस बोरे में सोने के गहनों के 2 बड़े बड़े सेट हैं, दूसरे जंगल से चुरा कर लाया हूँ मैं। क्या सोने के गहने? फिर तो जल्दी दिखाए कालू जी, मुझे देखने हैं वो। कालू कौवा वो गहने निकालता है और गौरी कवि वो गहने पहनकर देखती है। गौरी जी, पहनकर देख लिया ना, चलो अब रख दो, कोई पक्षी ना आ जाए। मुझे पक्षियों की कोई चिंता नहीं। कालू जी, आपको पता है ना हमारे जंगल में हमारी ही तरह के कितने चोर घूम रहे हैं। अगर हमारे घर में भी चोरी हो गई तो? हाँ गौरी जी, इस बात की तो मुझे भी बहुत चिंता है। मैंने इतनी मेहनत से ये गहने चुराए हैं, अब अगर ये गहने मेरे घर से किसी ने चुरा लिए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कालू जी, मैं तो कहती हूँ हम अपने घर के बाहर एक वॉचमैन पक्षी खड़ा कर देते हैं जो हमारे घर की रक्षा करेगा। उपाय तो बहुत अच्छा है, वॉचमैन पक्षी होगा तो जंगल में चोरियां नहीं होंगी। परंतु गौरी जी, वॉचमैन पक्षी को भी तो पगार देनी पड़ेगी ना हमें। हाँ कालू जी, हम अकेले तो पगार नहीं दे सकते। आप जंगल के पक्षियों से जाकर बात करो कि सब पक्षी मिलकर एक वॉचमैन रख लें। हाँ गौरी जी, मैं कल ही जाकर बात करता हूँ। इन चुराए हुए गहनों को मैं दोबारा चोरी नहीं होने दूंगा।
चोर कालू कौवा खुद चोर होकर दूसरे पक्षियों से डर रहा था। अगले दिन सुबह कालू कौवा सारे पक्षियों को जमा कर लेता है। क्या बात है कालू कौवे, तुमने हम सबको सुबह सुबह यहाँ पर क्यों जमा किया है? पक्षियों, तुम सबको पता है ना कि आजकल हमारे जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं। आए दिन किसी न किसी पक्षी के घर में चोरी हो रही है। बस इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने जंगल की सुरक्षा के लिए एक वॉचमैन पक्षी को रख लेते हैं। हाँ हाँ रख लो कालू कौवे, हमने तुमको कब मना किया है? ओए तोते, ठीक से सुन तो ले, मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि मैं नहीं रखूंगा वॉचमैन, बल्कि हम सब मिलकर वॉचमैन रखते हैं। वॉचमैन पक्षी को हर महीने पगार देनी पड़ेगी। अब अकेले मैं तो हर महीने पगार नहीं दे सकता ना। यार कालू कौवे, तुम तो जानते हो ना, हम पक्षी इतने अमीर नहीं हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए हम वॉचमैन रख लें। कबूतर, वॉचमैन होगा तो हमारे जंगल की रक्षा करेगा, लाखों के नुकसान से बचाएगा हमें। मैं तो कहता हूँ हमें वॉचमैन आज के आज ही रख लेना चाहिए। नहीं नहीं कालू भैया, वॉचमैन रखने का क्या फायदा? कौन सा हमारे घरों में कोई कीमती चीज है जो चोर चुरा लेगा? वैसे भी अगर चोरी हो भी गई तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे घरों में भोजन के अलावा और कुछ नहीं होता। हम अपने घर की सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। बिना बात के वॉचमैन को रखकर पैसे क्यों बर्बाद करें? हाँ हाँ रानो चिड़िया ठीक कह रही है, हमें नहीं रखना कोई वॉचमैन। हाँ हाँ, मैं भी रानो चिड़िया की बात से एकदम सहमत हूँ। हाँ हाँ, फालतू पैसा थोड़ी ना है जो वॉचमैन को पगार देते रहें। हम अपने घर की सुरक्षा खुद करेंगे अब से। सारे पक्षी रानो चिड़िया की बात मानकर कालू कौवे को वॉचमैन रखने के लिए मना कर देते हैं, जिसके कारण कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गौरी जी, पक्षी तो मान जाते, पर रानो चिड़िया ने इतनी बड़बड़ की कि रानो चिड़िया की बात मानकर सब पक्षियों ने वॉचमैन रखने से मना कर दिया। हाँ, अगर अच्छा खासा वॉचमैन रख लेते तो चिंता ना होती, पर रानो चिड़िया ने सारा प्लान चौपट कर दिया। कालू जी, जब तक रानो चिड़िया के घर में खुद चोरी नहीं होगी तब तक वो वॉचमैन के लिए नहीं मानने वाली। कालू कौवा गौरी कवि की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, उपाय मिल गया। जब रानो चिड़िया के घर में चोरी होगी तब रानो चिड़िया खुद वॉचमैन रखने के लिए मान जाएगी। परंतु कालू जी, उसके घर में चोरी करेगा कौन? कालू कौवा गौरी कवि को सारा अच्छे से प्लान बताता है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि मुंह पर कपड़ा बांधे रानो चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू जी, वो गमला नीचे गिराए ताकि रानो चिड़िया की आँख खुले और रानो चिड़िया देखे कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। कालू कौवा हाथ मारकर वह गमला नीचे गिरा देता है। गमला टूटने की आवाज से रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। कौन हो तुम दोनों? चोर चोर, पकड़ो इन चोरों को। तभी गौरी कवि की नजर रानो चिड़िया के घर में रखे हुए सोने के हार पर पड़ जाती है। चलो चलो, क्या सोच रही हो? चलो भागो यहाँ से। कालू कौवा और गौरी कवि रानो चिड़िया से बचकर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। शुक्र है मेरी आँख खुल गई, वरना वो चोर मेरे घर में चोरी कर लेता। कालू कौवा ठीक कहता है, हमें अपने जंगल में अब वॉचमैन को रख ही लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रानो चिड़िया को डराकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। गौरी जी, हम सफल हो गए। देखना कल सुबह रानो चिड़िया खुद ही वॉचमैन रखने का बोलेगी। गौरी कवि ने तो जब से रानो चिड़िया का वो सोने का हार देखा था, वो तो बस उसी हार में खोई हुई थी। क्या हुआ गौरी जी, कहाँ खोई हो तुम? कालू जी, रानो चिड़िया के घर पर मैंने मोटा सोने का हार देखा है। अगर वो हार किसी तरह चुरा ले तो हमारे पास 3 सोने के गहने हो जाएंगे। क्या सच में गौरी जी, रानो चिड़िया के घर पर सोने का हार है? हाँ हाँ कालू जी, एकदम चमकीला मोटा सोने का हार है। वो दोनों कौवों के मन में सोने के हार का लालच आ जाता है। गौरी जी, आज फिर से रानो चिड़िया के घर में
चोरी करेंगे और उसका वो सोने का हार चुरा लेंगे। जब वो सोने का हार चोरी होगा तभी रानू चिड़िया वॉचमैन के लिए मानेगी। बस फिर क्या था, आज रात दोबारा से कालू कौवा और गौरी कौवी मुंह पर कपड़ा बांधे रानू चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। वो जैसे ही हार उठाते हैं तो रानू चिड़िया अपनी आंख खोल लेती है। मुझे पता था तुम चोर जरूर आओगे मेरे घर में चोरी करने। आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चोर चोर, पक्षियों पकड़ो इन्हें, इन चोर को पकड़ो। कालू कौवा और गौरी कौवी डर जाते हैं। वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, पर बाहर तो पहले से ही सारे पक्षियों ने उन दोनों को घेरा हुआ था। चलो पक्षियों, सब अपने अपने डंडों से इन चोरों का कीमा बना दो। सारे पक्षी कालू कौवे और गौरी कौवी की खूब पिटाई लगाते हैं। बुरी तरह से मार पड़ने से उन दोनों कौवों का तो एक पंख टूट गया था। अरे ये तो कालू कौवा और गौरी कौवी है। अच्छा, तो तुम दोनों रानू चिड़िया के घर में चोरी करने आए थे। एक तो वॉचमैन रखने की बात करते हो और दूसरी तरफ खुद ही चोरी करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को अच्छी सजा मिली। अब तुम दोनों हमेशा एक पंख से ही उड़ना। दोनों कौवों ने अब चोरी न करने का पक्का फैसला कर लिया। कालू जी, आज ये सब कहाँ भाग गए? मैं तो उस छोटी चिड़िया पे पानी डालने वाली थी। गौरी कौवी ने इतना कहा ही था कि तभी चिड़िया और मिट्टू अपने मटके का पानी कालू गौरी पर डाल देते हैं। अच्छा, मुझे भिगाना चाहती थी, अब आया ना मजा खुद भीग कर। ये सब तुमने क्या किया? ठंड में हमारे ऊपर पानी क्यों डाल दिया? इस बार कालू गौरी सर्दियाँ बिताने के लिए हीटर लाए थे। गौरी कौवी को अपने हीटर का बहुत घमंड था। पति जी, हम पैसे खर्च करके अपने आप को गर्म रखते हैं और इनको देखो कैसे फ्री की आग जलाकर बैठे हैं। हाँ गौरी, और इसका बिल भी तो नहीं आता। हम तो लुट गए हीटर लाके। नहीं कालू जी, मैं इनको फ्री में पंख नहीं सेकने दूंगी। अभी मचा चखा के आती हूँ, आप देखें। ऐसा कहकर गौरी कौवी पानी का मटका उठाती है और उड़ते हुए चिड़िया की आग पर डाल देती है। गौरी, क्या कर दिया आपने? हमारी आग क्यों बुझा दी? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। मैं तो रास्ते से पानी लेकर जा रही थी। मुझे क्या पता था तुम सब घर के बाहर आग जलाकर बैठे हो। ऐसे हंसते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये गौरी की बच्ची सब जानबूझकर करती है। इतनी ठंड में हमारी आग बुझाती, भला ऐसा कोई भी करता है? कोई बात नहीं कबूतर भैया, गलती से हो गया होगा। आप जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए, मैं इंसानों की बस्ती से आग लेकर आती हूँ। आप छोड़े वो सब, हम फिर से आग जलाएंगे। फिर कबूतर सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल जाता है और चिड़िया इंसानों की बस्ती से आग लेकर आती है। वो बड़ी मुश्किल से फिर से आग जलाते हैं। चिड़िया बहन, जंगल में तो बहुत ठंड है। अगर ये आग ना होती तो हमारा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। वो ऐसे बातें कर फिर से अपने पंख सेकने लगते हैं। मगर गौरी कौवी कहाँ चैन से बैठने वाली थी। वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार तुम जाओ, चिड़िया की आग में पानी डाल दो। आग बुझाकर बड़ा मजा आता है। हाँ गौरी जी, मैं ही जाता हूँ और देखना कैसे एक ही बार में मैं इनकी आग बुझा दूंगा। ठंड से मारूंगा इन्हें, ठंड से। ऐसा कहकर कालू कौवा मटका लेकर नदी पर जाता है और पानी से भरकर लाता है। वो भी जानबूझकर आग पर पानी से भरा मटका गिरा देता है और उनकी मेहनत से जलाई हुई आग फिर से बुझ जाती है। कालू, ये क्या कर दिया आपने? पहले गौरी कौवी ने हमारी आग बुझाई और अब तुमने। आप दोनों हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अगर रास्ते में आप आग जलाकर बैठोगे तो पानी भी रास्ते में ही गिरेगा। तुम सब अपने अपने घरों में जाकर बैठो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उनकी आग फिर से बुझ जाती है। दोस्तों, ये शैतान कौवे अब हमें यहाँ नहीं बैठने देंगे। चलो अब चलते हैं, कल से मेरे घर के सामने आग जलाया करेंगे। ऐसा कहकर वो सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
गौरी गौरी जी जल्दी से हीटर चालू करें, नदी से पानी लाने में मेरी कुल्फी जम गई। हाँ कालू जी, मेरी भी कुल्फी जम गई थी। बहुत ठंड है बाहर। अब ये बताओ वो वहाँ से भागे या नहीं? भाग गए सब के सब। बड़ा मजा आया आग में पानी डाल के। ऐसा करके वो कौवे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो सभी पक्षी मिट्टू के घर आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी ये देखिए, ये तो बड़े चालाक निकले, हमारी नजरों से छिपकर यहाँ आग जलाकर बैठे हैं। अभी जाता हूँ मटका लेकर और इनकी आग बुझा के आता हूँ। तुम बस घर जाकर हीटर चालू करो, पिछली बार की तरह मेरी कुल्फी ना जम जाए कहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा फिर से मटका लेकर नदी पर जाता है और मिट्टू की आग पर फिर से पानी गिरा देता है। उनकी आग फिर से बुझ जाती है। कालू, तुम हमारी आग को जानबूझकर बुझाते हो, क्योंकि आज तो हम तुम्हारे घर के जाने आने वाले रास्ते में भी नहीं बैठे, फिर हमारी आग के ऊपर से पानी लेकर क्यों गुजरे? अब मेरी मर्जी, मेरा मन जहाँ से जाने का करेगा वहीं से जाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा कहकर कालू कौवा हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सब ठंड से ठिठुर रहे थे। अब बहुत हो गया, ये तो जानबूझकर हमारे आग बुझाते हैं, वरना यहाँ से जाने का इनका क्या काम था। हाँ रानो बहन, आप ठीक कहती हो, इन्हें अब सबक सिखाना ही होगा कि ठंड में किसी को कैसे सताते हैं। ऐसे योजना कर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू गौरी तो बहुत खुश थे और अपना हीटर जलाकर खुद को गर्म कर रहे थे। गौरी जी, बाहर तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जैसे ही मैंने मिट्टू की आग बुझाई, सब के सब ठंड से कांपने लगे थे और अपने अपने घर भाग गए। कालू जी, कल हम दोनों चलेंगे। मैं तो उस छोटी चिड़िया के ऊपर भी पानी डालूंगी, जब देखना वो चिड़िया ठंड में कैसे रोएगी। हाँ गौरी जी, फिर तो बड़ा मजा आएगा। चलो हम अभी मटका भर के ले आते हैं, जैसे ही वो आग जलाएंगे तुरंत ही पानी डाल देंगे। ऐसे वो दोनों अपने अपने मटके लेकर ठंड में पानी भरने चले जाते हैं। वो उन पक्षियों को सताने के लिए खुद भी बहुत मेहनत कर रहे थे, मगर बाकी पक्षियों ने भी कौवों से बदला लेने की योजना बना ली थी। वो अगले दिन फिर से आग जलाकर बैठ जाते हैं और फिर से कौवों का इंतजार करते हैं। कबूतर भैया, क्या उन बुरे कौवों पर ठंड में पानी डालना ठीक रहेगा? हाँ चिड़िया, तभी उनको सबक सिखा पाएंगे। ऐसे नहीं सुधरेंगे वो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, वो जैसे ही यहाँ आए तुम उससे पहले ही इस पेड़ पर छुप जाना और नजदीक आते ही उन दोनों पर पानी डाल देना और मैं भागा भागा उस कालू कौवे के घर जाऊंगा और उनका हीटर भी चुरा लाऊंगा। जब देखना कैसे सर्दी से काएं काएं करते हुए यहाँ वहाँ भागेंगे वो। ऐसे वो सभी पक्षी अपने साथ भी मटका लेकर बैठे हुए। कुछ देर बाद उन्हें कालू गौरी मटका लेकर दूर से आते दिखाई देते हैं। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। कालू जी, आज ये सब कहाँ भाग गए? मैं तो उस छोटी चिड़िया पे पानी डालने वाली थी। गौरी कौवी ने इतना कहा ही था कि तभी चिड़िया और मिट्टू अपने मटके का पानी कालू गौरी पर डाल देते हैं। अच्छा, मुझे भिगाना चाहती थी, अब आया ना मजा खुद भीग कर। ये सब तुमने क्या किया? ठंड में हमारे ऊपर पानी क्यों डाल दिया? गौरी कालू, हम तो अपनी आग बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे, बीच में तुम आ गए, तो हम क्या करें? कालू जी, चलो हीटर के सामने बैठते हैं। आज तो इन्होंने हमारी चाल हम पे ही फेंक दी। गौरी, अब जल्दी चलो, घर हीटर के सामने बैठते हैं, कुल्फी जम रही है मेरी। फिर वो दोनों ठंड से कांपते हुए घर भागते हैं, मगर कबूतर ने तो उनका हीटर पहले ही चुरा लिया था। गौरी, हमारा हीटर कोई चोरी कर ले गया, अब हम क्या करें? कालू जी, मुझे तेज ठंड लग रही है, हम जल्दी से चिड़िया के पास चलते हैं। चलो उनकी ही आग पे पंख सेकेंगे।
फिर वो दोनों भागे भागे कबूतर चिड़िया के पास आते हैं, मगर कबूतर तो उन्हें अपने पास बैठने भी नहीं देता। कबूतर मेरे भाई, प्लीज हमें आग के सामने बैठ जाने दो, हमें बहुत ठंड लगी है। नहीं गौरी, आज तुम्हें हम में से कोई भी अपने पास नहीं बैठने देगा, आप कल आना, अब जाए यहाँ से। चिड़िया, कैसी बातें करता है ये तोता, ठंड तो हमें अब लगी है, कल क्या करेंगे हम। हाँ, और हम दोनों आप सबसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो और हमें प्लीज पंख सेकने दो। वो दोनों ऐसे खूब मिन्नतें करते हैं, मगर कोई भी उन्हें अपने पास नहीं बैठने देता, और इस तरह से उन्हें सर्दी के मौसम में पानी में भीगकर अपनी शैतानी की सजा मिलती है, और वो दूर बैठे बैठे ही कांपते रहते हैं।